तो आखिरकार कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की न्यू मूवी आपके नजदीकी सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी है और मैंने ये मूवी देख ली है। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, पर हाँ, इसके अंदर कुछ ज्यादा चुम्मा चाटी और किसिंग और इंटीमेट सीन कुछ ज्यादा ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फुल एक्सप्लेन के साथ। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना मेरे यार। तो भाई मूवी की शुरुआत में हमें रिहान को दिखाया जाता है जो कि खुद को प्यार से रे बुलाते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड जो भी उसको भी प्यार से रही बुलाती है। रिहान की लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी है। इसकी मम्मी का नाम पिंकी है और इसके फादर इसकी मम्मी को डिच करके किसी और के साथ चले गए थे। तब से इसकी मम्मी ने इसको अकेले ही पाला है। इसकी मम्मी एक वेडिंग प्लानर है और उन्होंने आखिरकार यूएसए में ग्रीन कार्ड ले ही लिया और फाइनली ये लोग पूरी फैमिली लेके यूएसए में शिफ्ट हो गए थे। आज इसकी मम्मी पिंकी एक इवेंट ऑर्गेनाइज कंपनी की मालिक है जो कि दुनिया की 10 मोस्ट पॉपुलर इवेंट ऑर्गेनाइजर्स में से एक है। फिर हम रे को देखते हैं जो कि एक शादी करा रहा है। तभी हम देखते हैं जो कि शादी के लिए दुल्हन है वो दूल्हे को छोड़ रे को देखे जा रही है क्योंकि बंदा है ही इतना स्मार्ट। बंदे की पर्सनैलिटी ऐसी कि कोई भी लड़की इस पे फिदा हो जाए। बंदे की सिक्स पैक, बोलने का तरीका बिल्कुल सटीक एंड मस्त वाला है और सबसे बड़ी बात 400 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है। तो यार हर लड़की इसकी दीवानी ही होगी ही ना। और पिंकी ने रे को क्लियर बोल दिया है कि वो इंडियन लड़की से बिल्कुल भी शादी ना करे क्योंकि इंडियन लड़कियां शादी के टाइम पे यानी विदाई के टाइम पे जो जानबूझ के नाटक करती हैं, रोने का नाटक करती हैं, ये पिंकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए उन्होंने उसको बोल दिया है कि अगर शादी करनी है तो कोई विदेशी लड़की ही ढूंढ लेना अपने लिए। बहू के तौर पे वो इंडियन लड़की को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनके बहुत ज्यादा ड्रामे होते हैं। रे की मम्मी बोलती है मेरे एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, ये लड़कियां शादी भी करती हैं और विदाई के समय रोने का नाटक ना जाने क्यों करती है, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माँ बेटे के अंदर का जो रिश्ता है ना वो बहुत ही प्यारा और सटीक है, मतलब दोनों के अंदर बहुत बड़ा तगड़ा वाला प्यार है। इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। ये इवेंट ऑर्गेनाइजर खत्म होने के बाद माँ यूएसए चली जाती है और अपने बेटे को बोलती है तू जा ट्रिप कर और थोड़ा एंजॉय कर, क्रोएशिया के मैंने तेरे टिकट करवा दिए हैं। और फिर यहाँ से रे सीधे एयरपोर्ट पहुंचता है। तभी हम देखते हैं कि हीरोइन की एंट्री होती है। वो अपने पापा से फोन पे बात कर रही होती है और फोन पे वो अपने पापा को बुरी तरीके से डांट रही थी और उसके पापा कह रहे थे 35,000 किराया देके तुम अलग घर में रहती हो, इससे अच्छा 35,000 मुझे दे दो, मैं तुम्हारे नाम पे एफडी करा दूंगा और तुम घर में रह सकती हो। तो हमारी हीरोइन रूमी अपने पापा को डांटते हुए बोलती है कि मेरी आजादी के लिए 35,000 बहुत कम है, इसलिए मैं उस घर में नहीं रहने वाली। और दूसरी बात, आप दिन में 50 बार रूमी 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 कहके मेरी जान खाते हो। और ये सब कुछ हमारा हीरो सुन रहा था और वो गुस्से में अपने पापा का फोन काट देती है। हमारी इस फिल्म की हीरोइन रूमी पेशे से एक राइटर है। वो बहुत कोशिश कर रही है उसकी बुक पब्लिश हो जाए और अच्छे से बुके और वो एक सक्सेसफुल राइटर बन जाए, पर बेचारी की बुक कोई पढ़ता ही नहीं है। रूमी एयरपोर्ट पे पहुंचती है और वो वहाँ पे एक बुक स्टोर पे जाती है और देखती है कि उसकी बुक सबसे ऊपर ही ऊपर पड़ी हुई है और कोई उसको देख भी नहीं रहा है और वो उसको उठाने की कोशिश करती है पर वो बहुत ऊंचे पे रखी हुई है। तो वो सोचती है कि इस बुक को अगर मैं नीचे रख दूंगी तो लोगों की निगाह पड़ेगी। तो वो बहुत कोशिश करती है पर वो किसी से मदद मांगती है, यानी हमारे हीरो रिहान से मदद मांगती है और बोलती है कि आप क्या मुझे वो बुक उतार सकते हैं। रिहान उसको बुक उतार के देता है और वो उस बुक को अच्छी तरीके से नीचे वाला प्लेसमेंट में रख देती है। रिहान के पूछने पे वो बताती है कि ये जो बुक है मेरी दोस्त की है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी मदद करूँ और उसकी बुक अच्छी तरीके से बिकने लग जाए। तो रिहान कहता है अगर ऐसी ही बात है तो वो उस बुक को उठाता है और उसको आगे आगे सब जाके रख देता है। वो बोलता है कि इससे और भी बुक बिकेगी। रिहान को अच्छी तरीके से शायद हिंदी नहीं आती, इसलिए जब वो बुक का नाम पढ़ता है तो बुक का नाम था ताजमहल घाघरा। तो बोलता है ताजमहल घाघरा, तो रूमी बोलती है ताजमहल घाघरा नहीं, ताजमहल आगरा। तभी रिहान की मम्मा का फोन आ जाता है और रिहान बात करने लगता है तो रिहान को बाय करके चली जाती है। पर रिहान तो भाई रिहान है, रिहान को फ्लर्ट करना था इसलिए वो उसके पीछे पीछे आ जाता है और ट्रिक शुरू कर देता है फ्लर्ट करने की। रिहान बहुत कोशिश करता है रूमी से बात करने की और रिहान उसको बोलता है कि लड़कियां मुझे प्यार से रे बोलती हैं, मैं खुद को बहुत अच्छा दिखता हूँ, तुम्हारे साथ मेरी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। न जाने वो कितनी तरीके से उसको पकड़ाने की कोशिश करता है पर रूमी उसके ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं थी और ना ही उसके ऊपर ध्यान दे रही थी। रूमी के पापा का दोबारा कॉल आ जाता है और वो सीधे आगरा से होता है, मतलब दिल्ली से उसके पापा उसे कॉल कर रहे होते हैं और बेटी और पापा के बीच में थोड़ा बहसबाजी फिर से शुरू हो जाती है क्योंकि पापा को घर बेचना है और बेटी जाती है फुल आजादी से घूमना, दुनिया घूमना। रूमी के फादर को एकदम से गुस्सा आ जाता है और उसको ताना देना शुरू कर देते हैं कि अपने बाप से ऐसे थोड़ी बात करते हैं, अगर तुम अच्छी लड़की होती तो अपने पापा से ऐसे बात नहीं करती। रूमी गुस्से में अपने फादर का कॉल काट देती है और रिहान फिर इसके पीछे पीछे चलने लगता है और उससे बातचीत करना शुरू कर देता है।
तो वो कहती है तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, पर रिहान उसे ज्ञान देना शुरू कर देता है कि अपने पापा से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, उन्होंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया है। तो रूमी कहती है तुम्हें क्या फर्क पड़ता है और मैं किसी अनजान से बात नहीं करती। तो रिहान कहता है अगर अनजान देश में आके तुम्हारा अपना पासपोर्ट खो जाए तो तुम क्या करोगी। तो वो बोलती है मैं अपना पासपोर्ट क्यों खोऊंगी। तो रिहान कहता है थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन, क्योंकि तुमने तुम्हारा पासपोर्ट खो दिया है। वो कहती है मैंने अपना पासपोर्ट नहीं खोया है। तो रिहान उसको पासपोर्ट दिखाता है और बोलता है कि तुमने वही बुक स्टॉल पर अपना पासपोर्ट खो दिया था। रिहान उसकी मदद करता है और वो बोलती है मदद करके कोई जताता नहीं, वो मुझे नहीं चाहिए। रूमी कहती है वो लोग बहुत खतरनाक होते हैं जो मदद करने के बाद जताते हैं। रिहान बोलता है हाँ मुझे तुम्हारा भरोसा जो जीता था बहुत बड़ा शौक लगा है मुझे, पर वो नहीं मानता और वो पासपोर्ट जाके उधर वापस रख देता है बुक स्टॉल पे। रिहान और रूमी में बहुत ज्यादा नोकझोंक हो जाती है और रिहान से वो अपना पासपोर्ट लेके सीधे अपनी फ्लाइट की तरफ जा रही होती है। और सबसे बड़ा सरप्राइज, दोनों की फ्लाइट एक है और दोनों को जाना एक ही जगह पे, क्रोएशिया पे। और सबसे बड़ा सरप्राइज, दोनों की याट एक है और उससे भी बड़ा सरप्राइज, दोनों का रूम भी एक ही है। रूमी को देख के बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनको एक कपल रूम मिला था, पर रूमी बेचारी क्या करे, अब कहाँ जाए। रूमी अपनी फैमिली से बात करने लगती है और इधर रिहान मस्त होके घूम रहा होता है। आप सबसे मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि आसपास नॉइस पोल्यूशन बहुत हो रहा है, क्योंकि हमारा डॉगी बहुत ज्यादा भूखे जा रहा है। दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, दोनों बिल्कुल मस्त थे, एक दूसरे से उतनी बात नहीं कर रहे थे, दोनों अपने तरीके से क्वालिटी टाइम बिता रहे थे। फिर हम रात को रूमी को देखते हैं जो कि एक होटल में जाके खाना ऑर्डर करती है, पर एक भी खाना उसका मनपसंद का नहीं होता। रूमी बार बार अलग अलग टाइप का खाना ऑर्डर करती है पर उसको खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और वो सामने देखती है कि रिहान बैठा हुआ है और वो ऑर्डर दे रहा है। रूमी अपनी टेबल छोड़ के रिहान की टेबल के पास पहुंच जाती है और वो बोलती है क्या तुम्हारे पास थेपला वगैरह होगा, क्योंकि तुम एकदम टिपिकल ममा बॉयज लगते हो। रूमी बोलती है क्या तुम्हारी मम्मी ने कुछ पैक करके नहीं दिया, क्योंकि इंडियन मॉम्स ऐसी ही होती है। तो रिहान बोलता है कि काइंड फॉर इन्फॉर्मेशन, मैं इंडिया में नहीं रहता, मैं यूएसए में रहता हूँ। इवेंट ऑर्गेनाइजर की कंपनी जो दुनिया के 10 पॉपुलर कंपनी में से एक है और हमारी नेटवर्थ है। वो बोलता है मैं क्यों बताऊं। तो रूमी बोलती है मैं पूछ भी नहीं रही हूँ। रिहान उसको गुस्से में बोलता है मेरी मम्मी ने कुछ भी नहीं दिया और अपना क्वालिटी टाइम मुझे बिताने दो अकेले, प्लीज आप जा सकते हो। पर रूमी उधर से निराश होकर चली जाती है। पर रिहान दिल का उतना खराब नहीं था। रिहान खुद शेफ के पास जाता है और उसको थेपला बनाने के लिए बोलता है और रूमी के लिए वो थेपला बना के बाहर सो रही रूमी के पास जाता है। रिहान रूमी को थेपला खाने के लिए देता है। रिहान उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों सो रही हो। तो वो बोलती है मुझे तारे देखने हैं। तो रिहान उसको बोलता है तुम्हें तुम्हारा यार्ड पे सोना मुबारक हो, मुझे तो मेरे ब्लैंकेट के अंदर सोना है। तो रिहान वहां से नीचे सोने के लिए चला जाता है। अकेले बेड में बहुत सुकून से सोऊंगा। और थोड़ी देर बाद रूमी आ जाती है कमरे में सोने के लिए। रूमी बोलती है कि हम दोनों एक ही बेड पे कैसे सोएंगे। तो रिहान बोलता है कि मुझे मेलोड्रामा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये नॉर्मलाइज है, सब लोग ऐसे ही सोते हैं। पर रूमी बेचारी कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही उसको ठेपला लाके दिया था। इसलिए अगले दिन वो अच्छे से घूमते हैं, एक साथ मिलते हैं और धीरे धीरे इन दोनों में नजदीकियां शुरू हो जाती हैं। दोनों में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे से करीब आने लगते हैं। फिर ये दोनों घूमने के लिए एक आइलैंड पे जा रहे होते हैं जहाँ पे रूमी के पैर पे एक जेलीफिश काट लेती है। मतलब रूमी के जोर से चीख निकलना शुरू हो जाती है और वो कहती है कि मुझे काट लिया रे, काट लिया। और ये देख रिहान उसके मजे लेने के लिए उससे बोलता है कि फ्रेंड्स मूवी का रेफरेंस देता है और बोलता है कि मुझे इस पे सुसु करना पड़ेगा। और रूमी बेचारी बोलती है छी सुसु। वो बोलता है सुसु करना पड़ेगा तभी तुम्हें दर्द खत्म होगा। आखिरकार रूमी राजी हो जाती है पर रिहान उस पे क्रीम लगा देता है जहाँ पर ये दोनों। और फिर से क्यूट मोमेंट में रूमी बोलती है तुम सीरियस कब होगे यार। रूमी से बोलती है तुम हमेशा ऐसे ही क्यों रहते हो मस्ती मजाक वाले मूड में। और यहीं पे रूमी और रिहान एक दूसरे को किस करते हैं और थोड़ा बहुत इंटीमेट भी होते हैं। पर रिहान थोड़ा दुखी था और वो बताना शुरू करता है हम इससे पहले ऐसे नहीं थे, मेरे पापा छोड़ के चले गए, किसी और लड़की के लिए मेरी माँ को छोड़ दिया। मुझे क्रिकेट का शौक था पर मैंने ड्रीम को सेक्रीफाइस किया क्योंकि मेरी मम्मी चाहती थी मुझे बेटर लाइफ देना। तो पूरी फैमिली को लेकर इधर आ गई यूएसए में। रिहान कहता है मैंने अपनी मम्मी के लिए अपने ड्रीम को सेक्रीफाइस कर दिया। इस बात पे रूमी को बहुत प्यार आता है रिहान के ऊपर। फिर यहीं से सीन चेंज हो जाता है और हमें सीधे दिल्ली दिखाया जाता है। एक दिन रात का सीन देखते हैं जहाँ पर रूमी की छोटी बहन जिया अपने बॉयफ्रेंड को अपने रूम में ले जाती है जो कि 2 महीने पहले ही उससे मिला था। वो भी कनाडा में रहता है। जिया उसे छुपके से मिलने के लिए बुला लिया। उसके फादर को रात में चलने की बीमारी थी। दरवाजा खुलता है, कर्नल साहब निकल गए चलने के लिए। तो फिर क्या था, कर्नल साहब का एक्सीडेंट हो जाता है और ये खबर सीधे रूमी के पास पहुंच जाती है। वो शॉक हो जाती है। इसी के साथ रूमी हॉस्पिटल जाती है।
उसकी बहन के पीछे से उसका बॉयफ्रेंड खड़ा हुआ होता है। रूमी बिना सोचे समझे जिया के ऊपर चिल्लाने लगती है और रूमी का ये गुस्सा देख जिया उसको सब कुछ सच बता देती है कि वो शादी करना चाहती है और कनाडा में शिफ्ट होना चाहती है। रूमी को लगता है कि उसके फादर को देखने के लिए अब उनके साथ कोई भी नहीं है, उनकी देखभाल अब कौन करेगा। रूमी ये बात अच्छी तरीके से जानती थी कि उसकी बहन बहुत टाइम से उसके फादर की देखभाल कर रही थी और यही जिया की बहन निकल चुकी थी दुनिया देखने उसके बॉयफ्रेंड के साथ। अब रूमी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसके फादर की देखभाल करे और यहीं से सीन चेंज होता है और हम रिहान को देखते हैं। रिहान रूमी के प्यार में एकदम पागल हो चुका है और वो रूमी को प्रपोज कर देता है। इन सडन वो बोल देता है कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं इतनी प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने कभी भी किसी गर्लफ्रेंड से आई लव यू वगैरह नहीं बोला है, जो कि सिर्फ मैंने तुमसे बोला है। रूमी सुन के बुरी तरीके से शॉक हो जाती है। रूमी गुस्से में बोलती है 10 दिन में काहे का प्यार, कैसा प्यार, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। पर रूमी कहीं ना कहीं अंदर से रिहान से बहुत प्यार करती थी पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। रिहान रूमी से पूछता है प्रॉब्लम क्या है, कारण क्या है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? इस पे रूमी गुस्सा होके बोलती है मेरी बहन जिया कनाडा वाले से प्यार करती है, वो कनाडा शिफ्ट हो जाएगी, मेरे पापा अकेले रह जाएंगे, मेरी माँ नहीं है। अभी अगर मैं सेल्फिश की तरह तुमसे शादी कर लूंगी तो मैं भी यूएसए चली जाऊंगी, पापा अकेले रह जाएंगे। और मेरे पापा ठहरे टिपिकल इंडियन, वो यूएसए कभी नहीं आएंगे क्योंकि उनकी जड़ें इंडिया से जुड़ी हुई है, आगरा से और मेरी माँ के घर से जुड़ी हुई है। तो पापा के साथ तो मुझे रहना ही होगा। मेरे पापा के जाने के बाद मैं तुमसे शादी कर पाऊंगी या नहीं ये मुझे नहीं पता। रूमी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो बोलती है बाद में मैं तुमसे शादी कर पाऊंगी या हम साथ हो पाएंगे, तो पापा के जीते जी तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। अब बेचारा रिहान करे तो करे क्या, सडनली उसने उसको प्रपोज कर दिया, अपने दिल का इजहार कर दिया। इतने करोड़ों का मालिक है अभी भी, पर वो बेचारा बेबस खड़ा हुआ था। रूमी वहां से सीधी चली जाती है इंडिया के लिए। इंडिया में पापा से मिलने के बाद वो पापा के पास, क्योंकि पापा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसको तो रुकना ही पड़ेगा, उसके पास और कोई कारण नहीं था। रिहान को तो अब अल्टीमेट वो दे चुकी थी कि वो उससे शादी नहीं करेगी। रिहान सीधे वहां से अपनी मम्मी के पास चला जाता है और अपना पूरा दुखड़ा सुना देता है। मम्मी को बहू बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। उसकी मम्मी बोलती है कि अपने पापा के लिए अपने प्यार को कुर्बान करने वाली मन की बहुत ही सच्ची होती है, तुमको उसी से शादी करना चाहिए। उसकी मम्मी रिहान से बोलती है जा धरना दे आगरा में जाके, पर रिहान वही करता है, सीधे वहां से चला जाता है फ्लाइट लेके आगरा और पहुंच जाता है रूमी के घर पे। मतलब सीधे बिन बताए रूमी के घर ही पहुंच जाता है जहाँ पे उसकी पूरी फैमिली थी और वो रूमी से मिलता है। रूमी को देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे हक कर लेता है और वहीं पे 90s के गाने शुरू हो जाते हैं और यहीं पे उसकी बहन और उसकी फियांसी की शादी होने वाली है। तो इवेंट ऑर्गेनाइजर की जरूरत तो पड़ेगी। तब वो लड़की वाले फैमिली वाले बोलते हैं कि ये इवेंट ऑर्गेनाइजर है जो है बहुत ही अच्छा है और इंडिया का नंबर 1 ऑर्गेनाइजर है, हम लोग बहुत अच्छे से शादी करेंगे। तभी हम देखते हैं वो ऑर्गेनाइजर अपने बॉस को बुलाते हैं, मतलब उनकी कंपनी जो कि बिक चुकी है। किसने खरीदा? रिहान ने खरीदा। बंदे के पास 400 करोड़ है, तो इंडिया की नंबर 1 कंपनी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्हें 75% शेयर उसने खरीद लिए थे, तो अब उसके लिए फैमिली में घुसना का रास्ता बहुत ही आसान हो चुका था। रूमी देख के शौक है और पूछती है तुम क्यों इस इंडिया के इस कंपनी में इंटरेस्टेड हो? और रूमी को क्या पता था वो क्या बोलने वाला था, क्योंकि वो बेस्ट कंपनी है और आपको शादी में इंडिया में सबसे बेस्ट बनाऊंगा, इंडिया में ये मेरा पहला एक्सपोजर है। बंदा मीठी मीठी बातें करके सबको पटा लेता है। वो सीधे जाके कर्नल साहब के पैर छू लेता है और कर्नल साहब बोलते हैं तुम तो यूएसए से हो। तो वो बोलता है कि यूएसए से हूँ तो क्या हुआ, इंडिया मेरे दिल में छपा हुआ है। फिर क्या था, रिहान धीरे धीरे फैमिली के करीब होना शुरू हो जाता है और फिर सीधे उसके घर में एंट्री मारता है और खाना बनाना भी शुरू कर देता है। और रिहान बड़ी होशियारी से रामू को छुट्टी देता है और पैसे दे देता है और वो बोलता है कि मुझे लड़कों वालों की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि आपको क्या कुछ पसंद है वही इवेंट पे सब कुछ हम लोगों को करेंगे, आप लोगों के डिटेल्स लेने हैं, बस इसलिए आपके लिए मैं आपके साथ घर में ही रहूंगा आपकी डिटेल्स लेने के लिए। फिर रात में उसके पापा के साथ वो दारू वगैरह जम के पीता है। तब वो लोग स्टोरी शेयर करते हैं कि उसके फादर बताते हैं कि उसकी माँ का देहांत इधर ही हुआ था, उसकी अस्थियों को मैंने कभी भी पानी में नहीं बहाया, ये जो पेड़ तुम सामने देख रहे हो ना उसकी माँ के अस्थियां यही हैं और ये पेड़ हमेशा मेरे साथ रहता है, मुझे लगता है कि मेरी आशा मेरे साथ अभी भी है। अब तो भाई रिहान की दाल बिल्कुल भी नहीं गलने वाली थी, उसे चाहिए था भाई कुछ सॉलिड, तो वो बैकअप निकालता है अपने प्लान से। ये वो बोलता है जो भाटिया है ना उनकी फैमिली ने हिस्ट्री बिल्कुल भी सही नहीं है, उसकी जो माँ है वो जिम ट्रेनर के साथ अफेयर करती है, उसके लड़के की भी 3-4 गर्लफ्रेंड रह चुकी है, वो कितना लॉयल है मुझे पता नहीं, इससे अच्छा तो अपनी बहन की एक्स को ही ले आ, वो काम भी करता है और पर बहन को उससे बहुत ज्यादा चिढ़ है क्योंकि वो बंदा कुछ नहीं करता, पापा के गैराज में रहता है, ऊपर से बहुत ही ओगनोई है और डोमिनेटिव भी है। फिर हम देखते हैं जो शास्त्री जो होते हैं, जो कि उनकी फैमिली शास्त्री होते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने लड़के की जो कुंडली मैंने मैच किया है वो थोड़ा गलत निकला है, हमको ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, 5 दिन के अंदर उनकी शादी कर देना चाहिए।
जो 5 दिन के अंदर अगर शादी हो जाती है तो रेहान का खेल खत्म, रेहान का पूरा 0 चांसेस हो जाएंगे, शादी तुड़वाना है। और वो लोग क्यों ही सेक्रीफाई करेंगे, उनकी बहन भी तो कर सकती है ना। ये बात सुनकर लड़के वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उसकी माँ बोलने लगी कि पैसे बचाने की तगड़ा में आप चाहते हो कि कम लोग आए, कम पैसे खर्च हो। इस बात से उसके पापा बहुत ही एम्बेरस होते हैं, पर रूमी को ये देखकर बहुत ही खराब लगता है। पर रिहान उसके पापा का स्टैंड लेता है और बोलता है जितने कम लोग होंगे उतना ही अच्छा। यार आसपास बहुत ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, इसके लिए सॉरी। और जितने करीबी लोग होंगे शादी में उतना ही अच्छा होगा, मैं पूरा तामझाम कर दूंगा। अगर आपको लड़की से शादी करनी है तो आपको इसी 5 दिन के अंदर करना पड़ेगा, हमारी लड़की को कोई कमी नहीं। तभी हम देखते हैं कि लड़के वालों की तरफ से लड़का स्टैंड लेता है और बोलता है मैं 5 दिन के अंदर ही शादी करूंगा। रूमी को ये बात बहुत पसंद आती है। उसके पापा की इज्जत के लिए रिहान ने अपना स्टैंड लिया। हम देखते हैं तामझाम होता है और थोड़े दिन बाद एक फंक्शन रखा जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा डांस वगैरह और पार्टी होती है। और तभी उसके फादर नोटिस करते हैं कि रिहान और रूमी के बीच कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। उसके फादर को उन पर थोड़ा शक होता है, तो अगले दिन रात को जब दारू पीने के लिए वो बैठते हैं तब रिहान से वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं तुझे मेरी बड़ी बेटी कैसी लगती है। तो रेहान उस बात पे हंसने लगता है और वो भी नशे की हालत में था और वो पूरी चीज बक देता है। कैसे एयरपोर्ट पे पहली बार उन दोनों की मुलाकात हुई, फिर क्रोशर में फिर उन्होंने रूम वगैरह शेयर किए और कितनी मोहब्बत करते हैं वो रूमी से, इसलिए वो इधर आया है, सब कुछ बक देता है। ये बात सुनने के बाद कर्नल पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और मन ही मन में बहुत खुश होता है कि रिहान जैसा लड़का उनको कभी नहीं मिलेगा। तभी हम देखते हैं कि पार्टी चल रही होती है। तभी हम देखते हैं कि पार्टी के अंदर कोई नहीं, ससुर जी के घर वाले होते हैं और उसके साथ पिंकी जी होती हैं जो कि अपने बेटे के लिए आई थी। और पिंकी जी मानो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आई थी और वो सब कुछ बता देती है कर्नल जी से को। कर्नल जी को ये भी बोलती है कि प्यार के बीच में क्यों रोड़ा बन रहे हो बच्चों के, आप यूएसए आ जाइए, वहाँ आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, सुविधाएं मिलेंगी, मेडिकल के साथ आपको सब सुविधा भी मैं दूंगी। और रात में जो आपकी चलने की आदत है ना, आपके गले में पट्टा डाल दूंगी जिससे आपके फोन पे अलार्म आ जाएगा। इसी के साथ वो बहुत कुछ सुना देती है कर्नल जी को। अगर आपको इन दोनों के बीच में आना है तो एक काम करिए, आप मर जाइए। हंसते हंसते वो बोलती है। पिंकी जी बहुत ही फ्रैंकली और मजाक के किस्म की औरत थी, पर ये बात रूमी को बहुत बुरी लगती है और रूमी उन्हें डांट देती है। पर रिहान तब चुप नहीं बैठता, वो बोलता है माँ ने गलती से वो बात बोल दी है, पर तुमने मेरी माँ के ऊपर ऐसा रेप कैसे किया। दोनों में बहसबाजी हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कर्नल जी स्टैंड लेते हैं और रेहान की तरफ से बोलते हैं जब से बेटी पैदा हुई है ना तभी से पराया धन हो जाती है। एक बाप को अपनी बेटी की विदाई करना ही पड़ता है, ये बात तुम नहीं समझोगे। मैं यूएसए जाने के लिए रेडी हूँ। पर रूमी ये बात नहीं मानती और रूमी को माफी मांगने के लिए बोला जाता है, पर रिहान इस बार डटा रहता है अपनी माँ की बेइज्जती की वजह से। वो बोलता है जो मेरी माँ की इज्जत नहीं करती उससे मैं कभी शादी नहीं करूंगा। ये बोल के वो जाने ही वाला था। तभी हम देखते हैं कि उसके फादर को अचानक से अटैक आ जाता है, वो नीचे गिर जाते हैं और उन्हें सीधे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। और फिर हम देखते हैं रूमी बहुत ज्यादा रो रही थी। रिहान ये देख के अपने दिल को मनाता है और वो नहीं चाहता कि जड़ से एक पेड़ को उखाड़ दिया जाए। तब रिहान डिसाइड करता है कि वो रूमी को छोड़ देगा और यूएसए चला जाएगा। और वो सही में यूएसए चला जाता है। बहुत दिनों तक वो अकेला रहता है, पर उसकी माँ ये सब कुछ नहीं देख पाती। आखिर में वो अपने बेटे को भी बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो ये डिसाइड करती कि वो आगरा शिफ्ट हो जाएंगे अपनी बेटी की खुशी के लिए। तो फाइनली हम देखते हैं कि रिहान आगरा पहुंचता है। रिहान आगरा पहुंचते ही रूमी का हाथ मांगने के लिए पहुंच जाता है और रूमी भी हामी भर देती है क्योंकि अब उसको उसके फादर को छोड़ के यूएसए जाना नहीं पड़ेगा। वो उसके फादर के साथ हमेशा आगरा में रह सकती है और वो उसको हाँ कर देती है। और यहीं पे इन दोनों की हंसी खुशी शादी हो जाती है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है।